दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस अगले अंक में हम आपके साथ लेकर आए हैं बुद्धि संबंधी विभिन्न सिद्धांत। हम पढ़ रहे हैं मित्रों इस सीरीज में बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन वही आयामी बुद्धि। तो बुद्धि संबंधी विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं, इनको जानेंगे मित्रों। देखते हैं। बुद्धि के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। एक तत्वीय सिद्धांत, यूनिफैक्टर ऑफ थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी में देखें मित्रों, तो एक तत्वीय सिद्धांत के प्रतिपादकों में बिनेट, टर्मेन, स्टर्न है। कौन कौन है मित्रों एक तत्वीय बुद्धि के? विने, टर्मेन और स्टर्न। इस सिद्धांत के समर्थक बुद्धि को एक अखंड और अविभाज्य इकाई मानते हैं। उनका मत है कि व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में कार्य करती है। इसके अनुसार यदि एक व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में निपुण है मतलब किसी एक क्षेत्र में वह कार्य करने में कुशल है, तो वह अन्य क्षेत्रों में भी कार्यकुशल होगा। विभिन्न परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया है कि एक व्यक्ति किसी कार्य को बहुत अच्छी तरह कर लेता है तो वह आवश्यक नहीं है वह अन्य कार्यों को भी अच्छी तरह कर सके, अतः यह मत असत्य सिद्ध कर दिया गया है। तो दोस्तों, एक तत्वीय सिद्धांत के बारे में हमने यह जानकारी हासिल की। द्वितत्वीय सिद्धांत के बारे में देखें तो टू फैक्टर थ्योरीज क्या कहती है? द्वितत्वीय सिद्धांत के प्रतिपादक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन है। इसके अनुसार बुद्धि में दो तत्व है, सामान्य जनरल फैक्टर या जी फैक्टर कहते हैं, विशिष्ट तत्व स्पेसिफिक फैक्टर या एस फैक्टर कहलाता है। सामान्य तत्व, सामान्य योग्यता सभी व्यक्तियों में कम या अधिक मात्रा में मिलती है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं निम्नलिखित। यह योग्यता व्यक्ति में जन्मजात होती है, यह उसमें सदैव एक सी रहती है। सामान्य तत्व की जो हम बुद्धि देखें जनरल फैक्टर, जी फैक्टर के बारे में, तो यह जो योग्यता होती है वह जन्मजात हो सकती है या तो वह सदैव एक सी रह सकती है और यह सदैव उसके सभी मानसिक कार्यों में प्रयोग की जा सकती है और यह प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है। यह जिस व्यक्ति में जितनी अधिक होती है उतना ही अधिक वह सफल हो सकता है और यह भाषा, विज्ञान, दर्शन आदि में सामान्य सफलता प्रदान करती है। यह सामान्य बुद्धि के बारे में हमने यह जानकारी हासिल की। आगे देखें विशिष्ट तत्व क्या कहते हैं। इन योग्यताओं का संबंध व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों से होता है। इसकी मुख्य विशेषता है ये योग्यताएं अर्जित की जा सकती हैं। योग्यताएं अनेक और एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। नंबर 3, विभिन्न योग्यताओं का संबंध विभिन्न कुशल कार्यों से होता है। चौथा है कि ये जो हम कार्य देख रहे हैं योग्यताएं विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न और अलग अलग मात्रा में होती हैं। हम व्यक्ति की बुद्धि परीक्षण में हम ये देखें कि जिस व्यक्ति में जो योग्यता अधिक होती है उसी से संबंधित कुशलता में वह विशेष सफलता प्राप्त कर लेता है। ये योग्यताएं जो होती हैं भाषा, विज्ञान, दर्शन आदि में विशेष सफलता प्रदान करती हैं। यह हमने देखे विशिष्ट तत्व के बारे में। स्पीयरमैन के जो हमारे द्वितत्व सिद्धांत है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। स्पीयरमैन के इस सिद्धांत को आधुनिक मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं मित्रों? आधुनिक मनोवैज्ञानिक स्पीयर नहीं करते हैं। मन का कहना है कि स्पीयरमैन जिसे सामान्य योग्यता कहता है उसे अनेक योग्यताओं में विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों, इसी में हम देखें त्रितत्वीय सिद्धांत के बारे में। तो दो तत्व का सिद्धांत तो हमने देख लिया है और इसके बाद हम प्रतिपादित करने के बाद स्पीयरमैन ने बुद्धि का एक खंड और बताया है। इसके नाम सामूहिक खंड, जैसे ग्रुप फैक्टर कहते हैं। उसने इस खंड में ऐसी योग्यताओं को स्थान दे दिया है जो सामान्य योग्यता में श्रेष्ठ और विशिष्ट योग्यताओं में निम्न होने के कारण मध्य का स्थान ग्रहण करती है। हमारी जो बुद्धि होती है वह दो तत्व के सिद्धांत पर काम करती है। स्पीयरमैन ने हमको दो तत्व बुद्धि का बताया। अब त्रितत्व के बारे में हम इसमें जानकारी हासिल करते हैं। स्पीयरमैन का यह सिद्धांत कहता है कि सर्वमान्य नहीं माना जा सकता है। कारण बताते हुए क्रो एंड क्रो ने लिखा है कि यह सिद्धांत व्यक्ति की योग्यताओं और पर्यावरण के प्रभावों को स्वीकार न करके बुद्धि के वंशानुक्रम से प्राप्त किए जाने पर बल देता है, जो कि गलत है। कभी कभी क्या होता है कि हम हमारे पूर्वजों से जो आने वाले गुण हैं वो ज्यादा इफेक्टिव ना होकर पर्यावरण भी हमारे माहौल को सुधार और बिगाड़ भी सकता है। आगे देखें हम बहुतत्वीय सिद्धांत या बहुआयामी सिद्धांत। बहुतत्वीय सिद्धांत में हम जानने का प्रयास करें तो मल्टी फैक्टर थ्योरी कहती है कि इस सिद्धांत के प्रवर्तक केली और थर्स्टन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं मित्रों? केली और थर्स्टन। केली ने बुद्धि को निम्नलिखित 9 खंडों की योग्यताओं में समूह में बांटा है। नंबर 1 है हमारी बुद्धि का कहती है रुचि, इंटरेस्ट। गामक योग्यता मोटर एबिलिटी, गामक मतलब वह किसी भी चीज को जानने की इच्छा जाहिर करती है।
सामाजिक योग्यता सोशल एबिलिटी, जब वह समाज में उसको स्थान प्राप्त होने लगता है और जब समाज में उसको सही प्रकार से पूछ-रूछ करने लगते हैं व्यक्ति, तब वह सामाजिक योग्यता को हासिल करता है। सांख्यिकी योग्यता न्यूमेरिकल एबिलिटी, जब वह व्यावसायिक बन जाता है तो उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाती है। शाब्दिक योग्यता वर्बल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी मीन्स बोलने की क्षमता आना, उसको हम वर्बल एबिलिटी कहते हैं। शारीरिक योग्यता फिजिकल एबिलिटी, वह किसी की भी कार्य को करने की क्षमता अपने में जाहिर करता है, इसको हम शारीरिक योग्यता के बारे में कहते हैं। तो यह बुद्धि की संगीतात्मक योग्यता म्यूजिकल एबिलिटी, यदि किसी किसी व्यक्ति में संगीतात्मक योग्यता आती है लेकिन सभी व्यक्ति में संगीतात्मक योग्यता होती है थोड़ी थोड़ी। यांत्रिक योग्यता मैकेनिकल एबिलिटी, काम करने की जो क्षमता होती है वह यांत्रिक योग्यता के अंतर्गत आती है। आगे देखें मित्रों, इसमें स्थान संबंधी विचार की योग्यता आती है कि किस स्थान पर वह रहता है और उस हिसाब से वह अपनी बुद्धि को समायोजन कर लेता है। एबिलिटी टू डील विद स्पेशल रिलेशंस, थर्स्टन्स कहते हैं कि बुद्धि को 13 मानसिक योग्यताओं का समूह बतलाया है, जिनमें से निम्नलिखित 9 से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। नंबर फर्स्ट है, इसमें हम देखें तो मेमोरी जो होती है, स्मृति, वह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि किसी व्यक्ति की मेमोरी बहुत लो है तो वह ज्यादा देर तक किसी भी बात को याद नहीं रख सकता है और उसको लॉस होने की संभावना ज्यादा रहती है। आगे देखें अपन प्रत्यक्षीकरण की योग्यता परफेक्चुअल एबिलिटी, सांख्यिकी योग्यता न्यूमेरिकल एबिलिटी, शाब्दिक योग्यता वर्बल एबिलिटी, तार्किक योग्यता लॉजिकल एबिलिटी, निगमनात्मक योग्यता डिडक्टिव एबिलिटी, आगमनात्मक योग्यता इंडक्टिव एबिलिटी, स्थान संबंधी योग्यता स्पेशियल एबिलिटी और समस्या समाधान की योग्यताओं के बारे में हम आगे की सीरीज में पढ़ेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के बारे में भी जानेंगे। बुद्धि के बहुतत्वीय सिद्धांत का समर्थन नहीं किया जा सकता। मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि बुद्धि का विभिन्न प्रकार की योग्यताओं में विभाजन सर्वथा अनुचित है। नंबर 5 हम देखें मात्रा सिद्धांत, क्वांटिटी थ्योरी। मात्रा सिद्धांत में हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। उनका मत है कि मस्तिष्क का गुण जो स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करता है, द एबिलिटी ऑफ इंटेलेक्ट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ कनेक्शन ऑफ न्यूरल कनेक्टर्स। इसका यह मतलब है कि जो हमारा मस्तिष्क है, इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि उतनी ही अधिक अच्छी होती है जितने अच्छे मस्तिष्क और स्नायु मंडल के संबंध होते हैं। इसका यह सीधा सा मतलब है कि हमारा शरीर स्वस्थ है और हमारा शरीर सुगठित है और हर प्रकार से काम करने योग्य है तो हमारा मस्तिष्क और बुद्धि दोनों ही काम करने के लायक हो सकते हैं। यह सीधा सा हम मतलब निकाल सकते हैं कि बुद्धि उतनी ही अच्छी होती है जितने अच्छे मस्तिष्क और स्नायु मंडल का यह मतलब होता है हमारी रीढ़ की हड्डी संबंध होते हैं। इस सिद्धांत को भी आगे चलकर मान्यता नहीं मिल पाई है। इसमें हम देखें कि बुद्धि लब्धि मतलब इंटेलिजेंट क्वांटिएंट क्या कहते हैं। जर्मनी के बाल मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने 1972 में बुद्धि लब्धि के विचार को प्रतिपादित किया। उन्होंने उसे मानसिक लब्धि का नाम भी दिया। बाद में टर्मेन ने अपने स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण में इसका प्रयोग किया और मानसिक लब्धि के बदले इसे बुद्धि लब्धि का नाम दिया। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु जिसको हम कहते हैं मेंटल एज तथा वास्तविक आयु क्रॉनिकल एज के जीवन का अनुपात होता है। मानसिक आयु से तात्पर्य उस आयु से है जिसे कोई व्यक्ति किसी बुद्धि परीक्षण के आधार पर प्राप्त करता है। मतलब एक उसको अनुभव आ जाता है, उसको हम उसके बुद्धि किसी व्यक्ति की हम बुद्धि कह सकते हैं। जैसे यदि एक बालक 5 वर्ष के बालकों के औसत वर्ग के लिए माना जाए कि यदि एक बालक 5 वर्ष के बालकों के औसत वर्ग के लिए निर्धारित आयु परीक्षण के प्रश्नों को हल कर देता है तो उसकी मानसिक आयु 5 वर्ष मानी जाएगी। लेकिन यदि वह व्यक्ति नहीं कर पाता है तो उसकी 5 वर्ष आयु नहीं मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए कि एक 10 वर्ष का बालक है और एक 5 वर्ष का बालक है। 10 वर्ष का बालक उस सवाल को हल नहीं कर पाता है लेकिन 5 वर्ष का बालक उस सवाल को हल कर देता है तो उस 10 वर्ष के बालक की जो बुद्धि है वह वो 5 वर्ष के बालक से कम बुद्धि मानी जाएगी। तो इसमें हम उसका आईक्यू लेवल निकालते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला निकल कर आता है कि बुद्धि लब्धि आईक्यू इक्वल टू होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। वास्तविक आयु का मतलब होता है उसकी उम्र और मानसिक आयु मतलब वह किसी सवाल को करने की क्षमता मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं। जैसे यदि एक 10 वर्ष के बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, 10 वर्ष के बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है मतलब वो 12 वर्ष के बालकों के हिसाब से प्रश्नों को हल कर लेता है तो उसकी बुद्धि लब्धि निम्न प्रकार से होगी। उसका आईक्यू लेवल हम निकालते हैं। बुद्धि लब्धि 12/10 कर सकते हैं और मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये 10 तो हो जाएगी 120। उसका आईक्यू लेवल कितना है 120 है। टर्मेन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण इस प्रकार से किया। इसमें देखें तो हम बुद्धि लब्धि वर्ग में कौन कौन से बालक आते हैं।
140 से अधिक यदि उसकी बुद्धि लब्धि है तो वह प्रतिभाशाली होगा, जीनियस बच्चा होगा। 120 से 140 तक की उसकी बुद्धि है तो वह प्रखर बुद्धि, वेरी सुपीरियर हो सकता है। 110 से 120 तक की उसकी बुद्धि है तो वह तीव्र बुद्धि, सुपीरियर होगा। 90 से 100 तक होता है तो वह सामान्य बुद्धि, एवरेज बुद्धि वाला कहलाता है। 80 से 90 तक होता है तो मंद बुद्धि बोलते हैं उस बालक को। 70 से 80 तक की उसकी बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू लेवल होता है तो हीन बुद्धि, मेंटल डिफिशियंसी कहलाता है। 70 से नीचे सभी वर्ग के जो क्षीण बुद्धिहीन वाले बालक है वो कह रहे हैं कि फीबल माइंडनेस कहलाएंगे। 50 से 60 तक के मूर्ख कहलाते हैं और 25 से 50 तक की जो बुद्धि लब्धि वाले होते हैं वो मूढ़ कहलाते हैं, इम्बेसियल्स कहलाते हैं। और 25 से नीचे वाले की जड़ बुद्धि लोग कहते हैं जिनको इडियट कहते हैं। उपर्युक्त उदाहरण में आईक्यू लेवल 120 सामान्य बुद्धि, वह छात्र जो बुद्धि वाला होता है वह तीव्र बुद्धि वाला, वह 120 बुद्धि लब्धि वाला होता है। रुचि के अनुसार हम देखें इसमें बुद्धि के परीक्षण में हम आगे चले तो रुचि, इंटरेस्ट क्या होती है। रुचि को अंग्रेजी भाषा में इंटरेस्ट कहा जाता है और अंग्रेजी भाषा का यह शब्द लैटिन भाषा के इंटरेसेस से बना है जिसका अर्थ है स्टाउट के अनुसार, स्टाउट एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। इसके कारण अंतर होता है, इसके कारण क्या होता है, अंतर होता है। इट मेक अ डिफरेंस, इंटरेस्ट का मतलब होता है इसके कारण अंतर होता है, इट मेक्स अ डिफरेंस। रॉस के अनुसार शब्द का अर्थ बताया गया है कि यह महत्वपूर्ण होती है। क्या महत्वपूर्ण होती है मित्रों, इंटरेस्ट महत्वपूर्ण होती है। आगे हम देखें इसमें मैटर्स के बारे में जानने का प्रयास करें तो मैटर्स या उसमें लगाव होता है, इट कंसर्न्स होता है। रुचि के बारे में बात हो रही है तो इसमें मैटर्स, उसमें लगाव होगा, रुचि में इट कंसर्न्स होगा। इस प्रकार जिस वस्तु में हमें रुचि होती है वह हमारे लिए बहुत दूसरी वस्तुओं से भिन्न और महत्वपूर्ण होती है, मतलब हमारे लिए उपयोगी होती है, उसको हम बार बार करने का प्रयास करते हैं एवं हमें उससे लगाव हो जाता है। भाटिया नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया है कि रुचि का अर्थ है अंतर करना। रुचि का अर्थ क्या है मित्रों, अंतर करना। हमें वस्तुओं में इसलिए रुचि होती है क्योंकि हमारे लिए उनमें और दूसरी वस्तुओं में अंतर होता है, क्योंकि उनका हमसे संबंध हो जाता है, इसीलिए हमें उस वस्तु में हमें रुचि होती है। जैसे मान लिया जाए कोई दारू पीता है तो दारू पीने वाले की उसमें रुचि होती है। मान लीजिए कोई गुटखा खाता है तो उसकी उसमें रुचि होती है। मान लीजिए जाए कोई बहुत बुक्स पढ़ता है तो वह बुक्स में उसकी रुचि होती है। मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति सिंगिंग करता है या डांसिंग करता है तो उसकी उसमें उसका लगाव हो जाता है, वह डिफरेंस कर लेता है, उसमें अंतर कर लेता है कि ये काम करने से मेरे को ज्यादा फायदा होगा, इंटरेस्ट है उसमें। तो इंटरेस्ट मीन्स मेकिंग अ डिफरेंस। वी आर इंटरेस्टेड in object because they make a difference to us, because they concern us. क्रो एंड क्रो के अनुसार, एक मनोवैज्ञानिक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार रुचि वह प्रेरक शक्ति है, वह प्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। Interest may refers to the motivative force that impel us to attain a person, a thing or activity. रुचि के पहलू, रुचि के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। रुचि के 3 पहलू हैं, जानना, अनुभव करना, इच्छा करना। रुचि के कौन कौन से पहलू हैं मित्रों, जानना, सबसे पहले नोइंग आएगा, उसके बाद में अनुभव करना, फीलिंग करेंगे, एंड उसकी फिर इच्छा करेंगे, मतलब विलिंग करना। विलिंग करने का मतलब क्या है, बालकों में रुचि उत्पन्न करने के कारण कौन कौन से हो सकते हैं इसके बारे में हम जाने। सबसे पहले हमने देखा इसमें नोइंग, फीलिंग एंड विलिंग। बालकों को खेल और रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि होती है। यह बात हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि बालक कौन कौन सी चीजों को करता है। बालकों को खेल, रचनात्मक कार्य मतलब नए नए कार्यों को करने में वह विशेष ध्यान देता है। अतः शिक्षक को खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए और बालकों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनवानी चाहिए, जिससे बालक के मन में अनेक प्रकार की रचनात्मक गतिविधियां उसके मस्तिष्क में बैठती चली जाए। बालकों को उसी विषय में रुचि होती है जिसका उनको पूर्व ज्ञान होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है मित्रों कि बालकों को उसी विषय में रुचि होती है जिसका उनको पूर्व ज्ञान होता है। मान लीजिए कि यदि बालक ने कोई खेल खेला है, जैसे वह टिप्पण खेलता है, तो उसको ज्ञान है उसके बारे में, तो वह करके दिखा सकता है। या हम मान ले कि एबीसीडी उसको याद है, मतलब एबीसीडी के बारे में किसी ने उसको बताया है, तो फिर उसको जाके वह अपने टीचर को बता सकता है। अतः शिक्षक को ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन का संबंध जोड़कर उनकी रुचि को बनाए रखना चाहिए। शिक्षक को देखना चाहिए कि बालक किस प्रकार से अपनी रुचि पढ़ाई के अंतर्गत ले सकता है। आयु के साथ साथ बालकों की रुचियों में परिवर्तन होता जाता है। अब वह उसकी आयु
बढ़ती जाती है तो उसके खेल के प्रकार भी बढ़ते जाते, बदलते जाते हैं। उसी प्रकार से शिक्षक को चाहिए कि उसके खेल के अनुसार उसके दिमाग में चल रही गतिविधियों को समझे। अतः शिक्षक को इन रुचियों के अनुसार अनुकूल पाठ्य विषय का आयोजन करना चाहिए। जैसे पोयम्स हो गया, कविताएं करवाना हो गया, वाद विवाद गतिविधि कराना हो गया। अनेक प्रकार से बालकों के मनोरंजन के साधन स्कूल में कराने चाहिए। बालकों को अपनी मूल प्रवृत्तियों, अभिवृत्तियों बालकों को अपनी मूल प्रवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि से संबंध वस्तुओं में रुचि होती है। अतः शिक्षक को उनकी रुचि के अनुकूल चित्रों, स्थूल पदार्थों आदि का प्रयोग करना चाहिए। बालकों की रुचि का मुख्य आधार उनकी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, वह जानने की इच्छा है। अतः शिक्षक को इस आवृत्ति को जागृत रखने और तृप्त करने का प्रयास करना चाहिए। निरंतर एक विषय को पढ़ने से बालक थकान का अनुभव करने लगते हैं। उनको अलग अलग विषय के बारे में जानकारी देना चाहिए, शिक्षक का दायित्व है, और उसमें रुचि लेना बंद कर देता है। अतः शिक्षक को उनकी रुचि के अनुसार विषय में परिवर्तन करना चाहिए। बालकों को जो कुछ पढ़ाया जाता है उसमें तभी रुचि लेते हैं जब उनको उसके उद्देश्य और उपयोगिता की जानकारी होती है। अर्थात यह कह सकते हैं कि बालक तभी पढ़ाई में इंटरेस्ट जागृत करता है जब वह यह जान पाए कि इससे मेरे को कुछ मिलने वाला है या इससे उसको कुछ फायदा होने वाला है, तभी वह पढ़ाई करने के लिए आगे आता है। शिक्षण के समय बालकों में विभिन्न वस्तुओं, पशुओं, पक्षियों, मशीनों आदि में रुचि उत्पन्न हो जाती है। शिक्षण के समय बालकों में क्या होता है, वस्तुओं के बारे में लगाव होता है, पशुओं के बारे में जानते हैं, वो पक्षियों, मशीनों में रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो अतः शिक्षक को उन्हें भ्रमण के लिए ले जाकर उनकी रुचियों को तृप्त और विकसित करना चाहिए। तो दोस्तों, हम आगे के वीडियो में सृजनात्मकता के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बालकों में रुचि के बाद वह सृजनात्मकता के रूप से आगे बढ़ने का काम करता है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।